ओके। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे अपन? तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना? इफ यू रिमेम्बर, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या चीजें पढ़ लिया था तुम लोगों ने, बताओ फटाफट से। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया था। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या बताया था सर ने? द टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, है ना? देन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड, ये हो गया था, बोलो ना। एग्जीक्यूटरी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। यस और नो? आवाज ही चली गई है, एक सेकंड। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, वैलिड एंड वॉइड हो गया था। वॉइड एग्रीमेंट्स हो गया था क्या? वॉइड एग्रीमेंट्स हो गया था। ओके। देन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या? ओके। यहां से हम लोगों ने पढ़ लिया था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अपन को स्टार्ट करने हैं अच्छी क्लास में ना। मैं अपना गला ठीक कर लेता हूँ, एक मिनट रुको। लिखोगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। स्टार्ट करें? देखो, पहले समझा देता हूँ, फिर बुक में से पढ़ाऊँ, फिर नोट्स में से पढ़ाऊंगा, ठीक है? ठीक। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एनी कॉन्ट्रैक्ट, है ना? एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज voidable, any contract which is voidable at the option of one or more party to the contract। सर क्या लिखा? संस्कृत जैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज voidable at the option of one or more party to the contract and not at the option of other, and not at the option of other। क्या लिखा? any contract which is voidable at the option of one or more party, which is voidable at the option of one or more party to the contract and not at the option of other। नहीं समझ में आया? नहीं आएगा, अब देखना, हिंदी में समझने की कोशिश करो। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो voidable है, हो सकता है, which can be voidable, which can become voidable at the option of वन और मोर पार्टी। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो voidable हो सकता है एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। बोलो फिर से, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो voidable हो सकता है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो voidable हो सकता है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो voidable हो सकता है का क्या मतलब है? इट मे और मे नॉट बी voidable, इट मे और मे नॉट बी voidable, ठीक है? अब समझना, एक एग्जांपल दिया तुमको। मान लो ये लड़का बैठा है पास में, सामने, क्या नाम है इसका? अनुराग। तो अनुराग ओन्स अ वेरी बिग बंगलो, ठीक है? एक बहुत बड़े बंगलो का मालिक है, ठीक है? ही इज रिसाइडिंग इन पुष्कर, और पुष्कर में जो सबसे बड़ा, पुष्कर अजमेर में जो सबसे बड़ा बंगलो है ना, वो किसका है? अनुराग का है, ठीक है? अब मैं एक दिन पुष्कर घूमने के लिए जाता हूँ,
तो मुझे अनुराग का बंगलो दिखता है और मुझे अनुराग का बंगलो बहुत पसंद आता है। मुझे अनुराग का बंगलो बहुत पसंद आता है। अब नेक्स्ट डे जब अनुराग क्लास के अंदर आया तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम तो बहुत जबरदस्त बंगले में रहते हो, क्या तुम वो बंगला बेचने में इंटरेस्टेड हो? क्या तुम वो बंगला बेचने में इंटरेस्टेड हो? अनुराग बोलता है बिल्कुल नहीं सर। मैं बोलता हूँ कि मैं तुम्हें उसके बहुत अच्छे दाम दूंगा, बहुत अच्छे पैसे दूंगा, बताओ वेदर यू आर इंटरेस्टेड टू सेल दी सेम। अनुराग बोलता है बिल्कुल नहीं सर, आप कितना भी रुपए दे दो मैं इसको नहीं बेचूंगा। ठीक है, ये जो बंगलो है ये मेरे दादाजी ने बहुत अपने मेहनत की कमाई से बनाई थी। तो इस बंगलो में जो है मेरे दादाजी की यादें बसती हैं, मेरे पेरेंट्स की यादें बसती हैं, मेरी भी यादें बसती हैं। मैं इसको किसी भी कीमत पे बेच नहीं सकता और आप दोबारा से ऐसा ऑफर मुझे देना मत। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, गुस्सा मत हो, भी क्लास तो अटेंड कर लो। ऑल्दो मैंने उसको ऐसे बोला, लेकिन मुझे अनुराग का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे अनुराग पे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं गुस्सा निकाल नहीं सकता ना, क्लास भी लेना है। ठीक है, तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जैसे तैसे करके मैंने क्लास लिया। ठीक है, अब अनुराग अपने घर पे चला गया और मैंने मन ही मन डिसाइड किया कि चाहे अब कुछ भी हो जाए वो बंगलो तो मैं ऑक्यूपाई करके ही रहूंगा। मैं क्या करता हूँ, रात को लेट नाइट 20 गुंडे लेकर के अनुराग के घर पे पहुंच जाता हूँ। ठीक है, और हर एक के हाथ में, हर गुंडों के हाथ में क्या है, एक एक पिस्टल। हर गुंडे के हाथ में एक एक पिस्टल है और मेरे हाथ में क्या है, AK-47। बात समझ में आ रही है? सारे जो गुंडे थे 20, जो गुर्गे थे मेरे, उनके हाथ में पिस्टल और मेरे हाथ में क्या है, AK-47। इमेजिन करके देखो, मैं गेट नॉक करता हूँ, अनुराग बोलता है "ये साला इतनी रात को कौन है?" अनुराग आकर के देखता है, ठीक है, गेट खोलता है, देखता है सर आप, वो भी AK-47 के साथ। तो अनुराग को लगता है कहीं मैं अफगानिस्तान में तो नहीं हूँ कि तालिबानी आ गए। बात समझ में आ रहा है? अनुराग बोलता है कि सर इतनी रात को आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं अनुराग को बोलता हूँ कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जो चीज़ एक बार मुझे पसंद आ जाती है वो मेरी हो जाती है। तो अब एक काम करो, ये पकड़ो 20,000 रुपये। ठीक है, प्रॉपर्टी का पेपर्स में पहले से बनवा के लाया था, ट्रांसफर का पेपर में पहले से बनवा के लाया था। बोला ये पेपर पे साइन करो, पापा मम्मी को बुला लो, बोलो साइन करें, 20,000 रुपये पकड़ो और यहाँ से चलते बनो। अनुराग बोलता है सर 20,000 रुपये, ये बंगलो तो 10 करोड़ रुपए का है सर। मैंने बोला होगा ये 10 करोड़ रुपए का, अगर सुबह तुमने मेरा ऑफर एग्री कर लिया होता तो शायद मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए भी दे देता, लेकिन अब तो मैं तुम्हें कितना दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये। बात समझ में आ रही है क्या? अनुराग बोलता है कि नहीं बेचता मैं 20,000 रुपये में। मैं बोलता हूँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। अब मरता क्या ना करता। ठीक है, अनुराग के डैडी आते हैं बीच बचाव करने के लिए। अनुराग के डैडी बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, आप हमें मत मारो, आप हमें छोड़ दो, हम ये घर आपके नाम कर देते हैं। ठीक है, तो अनुराग के डैडी ने क्या किया, ये ट्रांसफर डीड पे साइन कर दिया और पूरी फैमिली, अनुराग अपने घर वो अपने कुछ सामान भी पैक कर रहा था, उन्होंने सामान भी पैक नहीं करने की जरूरत है, बिना सामान के जाओगे। ठीक है, पूरे फैमिली को मैंने क्या किया, घर से बाहर निकाल दिया, एंड आई हैव ऑक्यूपाइड द हाउस। अब समझना यहाँ पे, ऐसा हुआ अनुराग के साथ, बहुत बुरा हुआ। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी कि अनुराग मान ले कि हाँ ठीक है, अब तो वो घर गया, अविनाश सर ने वो घर जबरदस्ती हमसे कब्जा करवा लिया, अब कुछ भी नहीं हो सकता, हम अविनाश सर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो तो बहुत बड़े, हाँ, गुंडे निकले, वो तो भाई टाइप निकले। वो दिन में तो क्लास में पढ़ाते हैं और शाम को और रात को ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। ठीक है, उनसे कोई लड़ने का मतलब कोई सेंस नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि फैमिली क्या करे, चुपचाप आंख नाक मुंह बंद करके वहां से चले जाए। ये पहला ऑप्शन है। अगर इसकी फैमिली ने ऐसा किया तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो वैलिड बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वैलिड बन जाएगा, क्योंकि किसी को बोलने वाला नहीं है ना। देयर इज नो वन टू रेज द ऑब्जेक्शन, देयर इज नो वन टू रेज द ऑब्जेक्शन। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा,
वैलिड हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है इनके पास कि सीधे ये कहां जाए, टू दी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, सीधे हो जाए पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में जाकर के मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करे। अब जब मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की जा चुकी है तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया मालूम है, वॉइडेबल। बात समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे बना? एट द ऑप्शन ऑफ अनुराग। अनुराग या उसके फैमिली के पास ही ऑप्शन था ना, मेरे पास ऑप्शन था क्या इसको वॉइडेबल डिक्लेयर करने का? नो। मैं करता क्या था? नो। बस समझ में आ रहा है क्या? दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकेम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अनुराग। अनुराग, हाँ तुमने केस लगाया, फिर पुलिस तहकीकात करेगी, फिर ये मैटर कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट में तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो बंगलो है ये मुझे थ्रेटन करके हथियाया गया है, मुझसे ऑक्यूपाई करवाया गया है। हाँ कोर्ट का डिसीजन हो सकता है ना, तुम्हारे फेवर में आएगा कोर्ट का डिसीजन। तुम बस ये प्रूव कर दो कि अविनाश सर ने जोर जबरदस्ती करके ये बंगला मुझसे खरीदा है। नहीं तो वो तो प्रूव कर सकते हो ना तुम, तुम्हारे तुमने जो बोलोगे वो कोर्ट मानेगा ना, इसके रिस्पेक्ट में तुम एविडेंस तो दे नहीं सकते। तो क्या हुआ? तो भी वो वॉइड हो सकता है ना। ऐसे तो क्या हुआ, अगर ऐसे अलाउ होने लग गया तो जोर जबरदस्ती करके कोई भी किसी के घर भी हत्या सकता है ना, किसी का भी घर ऑक्यूपाई करवा सकता है ना। आज मैं सड़क पे निकला 10 गुंडे लेकर के और मेरे को पसंद आया कोई घर, घर वालों को बोला बाहर निकलो 50,000 रुपए में बेचो और निकलो यहाँ से, तो जुडिशरी का मजाक बन के रह जाएगा ना। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। बात समझ में आ रहा है क्या? अब वॉइडेबल होगा या वैलिड होगा, इट टोटली डिपेंड्स। वॉइडेबल होगा या वैलिड होगा, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एक्शन इनिशिएटेड बाय द अनुराग एंड हिज फैमिली इन दिस केस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकता है, ऑल्दो वॉइडेबल होना चाहिए था लेकिन वो वैलिड भी हो सकता है। कब? जब पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एक्शन इनिशिएट ना करे, जब पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एक्शन इनिशिएट ना करे। इज इट क्लियर? ठीक है। ऑनलाइन वालों एग्जाम्पल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? ऑनलाइन वाले बच्चे देखिए क्या लिखा है, voidable contract, voidable contract is an agreement which is enforceable by law, which can be made enforceable by law at the option of one or more parties thereon, but not at the option of the other party। अच्छा किसके ऑप्शन पे वो वैलिड हो सकता है, किसके पास पावर है उसको वैलिड डिक्लेयर करवाने का? एग्रीव्ड पार्टी के पास। एग्रीव्ड पार्टी कौन होता है? दुखी, जो दुखी है, जो हताश है, जो निराश है, जो परेशान है। तो अग्रीव्ड पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है, और अगर वो चाहे तो वैलिड भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या? वो चाहे तो वॉइडेबल भी डिक्लेयर करवा सकता है, वो चाहे तो वैलिड भी डिक्लेयर करवा सकता है। इज इट क्लियर? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ, अरे बुक में इस पे स्क्रीन पे देखो, फिर at the option of one or more parties thereon, but not at the option of other, but not at the option of other or others is a voidable contract. In other words, a voidable contract is one which can be set aside, which can be set aside or avoided at the option of aggrieved party। aggrieved party कौन है? जिसके साथ चीटिंग हुआ है, जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसको डराया गया है, धमकाया गया है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के। इज इट क्लियर? चलो अब मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आई वांट टू सेल दिस फोन, ठीक है। अब ये जो फोन है ना, इसका नाम है सैमसंग नोट 9, ठीक है। फोन का क्या नाम है? सैमसंग नोट 9। व्हेन आई बॉट दिस फोन 3 years ago,
आई बॉट इट फॉर 67,000। कितने में खरीदा था? 67,000 में। आज ये फोन का प्राइस होगा 45,000, ठीक है, मार्केट प्राइस। अब ये बच्चा, इसका क्या नाम है, वापस से अनुराग। अनुराग मेरे पास आता है, बोलता है कि सर मुझे आपका फोन बहुत पसंद है। मैंने ठीक है, पसंद है तो खरीद लो मुझसे। अनुराग बोलता है कि ठीक है सर, मैं खरीदना चाहता हूँ आपका फोन, बताओ कितने में सेल करोगे। मैं बोलता हूँ कि देखो, अभी मार्केट में तो वैसे ये फोन 1,25,000 का आ रहा है, लेकिन तुम मेरे बहुत फेवरेट स्टूडेंट हो, तो मैं तुम्हें ये फोन 1,00,000 में ही दे दूंगा। मैं क्या करूंगा, तुम्हें ये फोन 1,00,000 में ही दे दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉडबाजी कर रहा हूँ ना, मैं एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। किसको? अनुराग को। अनुराग को भी लगता है कि यार ये सर मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे, आगे होके तो मैं ही गया था इनसे फोन परचेज करने के लिए, तो क्यों झूठ बोलेंगे। तो अनुराग क्या करता है, इस फैक्ट को वेरीफाई नहीं करवाता है। अब अनुराग ये फोन मुझसे परचेज कर लेता है, कितने रुपए में? 1,00,000 में। फोन लेकर के जब ये अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तो उसको रास्ते में इसके कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं। इसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि ये खटाला फोन कहाँ से लेकर के आए हो। अनुराग बोलता है खटाला मत बोलो इसे, पूरे 1,00,000 दिए मैंने इसके। तो इसके फ्रेंड इसके ऊपर हंसना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, इसके फ्रेंड इसका मजाक बनाते हैं। अनुराग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अनुराग एक मोबाइल के शॉप पे जाता है और वहां पे पता करवाता है इस फोन का एक्चुअल प्राइस। तो शॉपकीपर बोलता है कि देखो, नया आता है ये 45,000 में, अब ये पुराना है, स्क्रीन भी थोड़ा सा डैमेज है, तो इसके 15,000 से ज्यादा नहीं बनते। अनुराग गॉट शॉक, अपना माथा पकड़ लेता है अनुराग, ठीक है। अनुराग क्या करता है, अपना माथा पकड़ लेता है। अनुराग फिर मुझे फोन करता है कि सर आपने मेरे साथ चीटिंग किया। मैंने तुमसे साथ कोई भी चीटिंग नहीं किया, मैंने तुमको बोला था कि मैं तुम्हें ये फ़ोन 1,00,000 में बेचूंगा, बेचना चाहता हूँ, तुमने एग्री किया, मैंने कोई चीटिंग नहीं किया। नहीं सर, आपने ये बोला था कि फ़ोन कितने में मिल रहा है मार्केट में, 1,25,000 में। तो यू हैव मिस रिप्रेजेंटेड दी फैक्ट्स, आपने मुझे गलत इंफॉर्मेशन दिया। गलत इंफॉर्मेशन पे रिलाई करके मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट किया, या मैंने फ़ोन परचेज किया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे भी दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। बताओ यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी कौन है? अनुराग। एग्रीव्ड का मतलब क्या होता है मालूम है? दुखी। एग्रीव्ड का मतलब क्या होता है? दुखी। अगर अभी मैं क्लास में तुमको पढ़ा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम आंसर नहीं कर रही हो, मैंने तुम्हारी पिटाई कर दी, तो एग्रीव्ड कौन हो गया? तुम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, बोलो, voidable contract can become voidable at the option of aggrieved party and not at the option of other persons. Is it clear? Okay. अच्छा, एग्रीव पार्टी के पास ऑप्शन था, ये भी मैंने बताया था तुमको, वो चाहे तो उसको वॉइडेबल डिक्लेयर करवा दे, चाहे तो वैलिड। अब यहाँ पे अनुराग के पास भी ऑप्शन है ना, अनुराग चाहे तो मेरे अगेंस्ट जाकर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन फाइल कर दे, या तो वो मान ले ऐसा कि ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। इज इट क्लियर? ओके, देखो एग्जाम्पल दिया, एक्स थ्रेटन्स, एक्स ने धमकी दिया टू किल वाई, एक्स ने धमकी दिया कि वाई को मार देगा। इफ ही डज नॉट सेल हिज हाउस फॉर ₹10 lakhs to Mr. X, Y sells his house to X and receives the payment. In this case, Y's consent has been obtained by coercion. Coercion का मतलब होता है बच्चों जोर जबरदस्ती, डरा के धमका के, and hence this contract is voidable at the option of Y. सिंपल है, सिंपल है। एक्स ने वाई को धमकी दिया कि तुम अगर अपना घर मुझे 10 लाख रुपए में नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वाई डर की वजह से वो घर क्या करता है, बेच देता है। किसको? एक्स को। तो इन दिस केस एग्रीव्ड पार्टी कौन है? वाई। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वाई, है ना, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वाई। इज इट क्लियर? ओके। देखो नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, क्या बोला? इफ द एग्रीव्ड पार्टी
मतलब जिसके साथ चीटिंग हुआ है, जिसको नुकसान हुआ है। इफ द एग्री पार्टी डिसाइड्स टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, रिसाइन का मतलब होता है बेटा कैंसिल। क्या होता है मतलब? कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। इफ द एग्रीड पार्टी, वो जो दुखी आदमी है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो डिसाइड करे क्या कि इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं कैंसिल करना चाहता हूं, द एग्रीड पार्टी मस्ट रिस्टोर द बेनिफिट रिसीव्ड बाय हिम। द एग्रीड नहीं होगा यहाँ पे, नोट्स मिले ना तो कर देना द अदर पार्टी मस्ट रिस्टोर द बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय हिम टू द पर्सन फ्रॉम whom the benefits was received। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? मैंने फोन भेजा था ना, कितने में? 1 लाख रुपीज में। मान लो कि इसने जाकर के मेरे अगेंस्ट केस फाइल किया, पुलिस स्टेशन से मेरे को कॉल आता है कि अविनाश जी आपने बहुत गलत किया, ये प्यारा सा मासूम सा छोटा सा नन्हा सा बच्चा आपके यहाँ पे पढ़ने आता था और आपने इसी को बेवकूफ बना दिया। पुलिस वाले मेरे को बहुत डांटते, मैं बोलता हूँ कि ठीक है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ एंड आई एम रेडी टू रीस्टोर द एडवांटेज, आई एम रेडी टू रीस्टोर द एडवांटेज विच आई हैव रिसीव्ड अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ठीक है भाई, मैं क्या करूंगा, मैंने जो 1 लाख रुपए इससे रिसीव किए थे वो इसको रिटर्न कर दूंगा। ये क्या करेगा? मोबाइल वापस कर देगा। प्लस इसके पास एक और पावर है कि वो मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है फॉर क्लेमिंग द कॉम्पेंसेशन। मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है फॉर क्लेमिंग द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। इज इट क्लियर? ओके, चलें आगे। चलिए when the aggrieved party resign the contract becomes void। एग्री पार्टी क्या करे? कैंसिल कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? void। और void कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? what do you mean by the term void contract? any contract which is not enforceable by law, any contract which is not enforceable by law। और कुछ बच्चों के लिए लो, ठीक है, लो बोलोगे तो पिटाई खाओगे, ठीक है। इन केस एग्री पार्टी डज नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, अगर एग्री पार्टी है ना तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। इफ विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करता है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो पाएगा? आंसर इज नो। फॉर एग्जाम्पल समझना, मैंने उसको फोन बेच दिया था 15,000 का फोन 1 लाख रुपए में। इसने क्या किया मालूम है? मस्त वो फोन को यूज में लिया, मस्त गाने सुने, यूट्यूब एक्सेस किया, वीडियोस बनाया, फेसबुक पे लाइव गया, इंस्टाग्राम पे लाइव गया, ठीक है, मस्त यूज किया फोन को, 24-24 घंटे वो फोन को यूज किया 6 महीने तक। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर पाएगा? आंसर इज नो। बोला अगर अग्री पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करना है, कैंसिल करना है, तो इट मस्ट बी डन विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, अदरवाइज it will be considered as a valid contract, otherwise it will be considered as a valid contract। is it clear? okay, फिर उसके बाद लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ड बाय कोर्शन। कोर्शन का मतलब अभी के लिए समझो, बहुत डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, अभी के लिए समझो कोर्शन का मतलब क्या होता है? जोर जबरदस्ती, ठीक है, ये फोन मुझे दे दे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा, कोर्शन, ठीक है, ये स्पेक्स, तेरा स्पेक्स यहाँ पे रख दे वरना मैं तेरी पिटाई कर दूंगा, कोर्शन। वो वॉच मुझे दे दे वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा, क्या है? कोर्शन। कोर्शन का मतलब क्या होता है? डरा के धमका के, डराना धमकाना, ठीक है, डराना धमकाना, किसी को डरा के धमका के कॉन्ट्रैक्ट में जबरदस्ती एंटर करवाना इस क्वेश्चन। फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? सुना ही पहले वर्ड, बहुत डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बच्चों, देखो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के डिसीजन लेना। तो अगर तुम किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के तुम डिसाइड कर रहे हो वेदर टू एंटर टू द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, इसका मतलब योर कंसेंट इज नॉट फ्री। और हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं, इफ द कंसेंट इज नॉट फ्री कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या था तुम समझना, मान लो कोई ऐसा पर्सन जो तुम्हारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और जिसके डिसीजंस तुम जनरली मान लोगे, वो पर्सन अगर अनड्यू एडवांटेज उठाए, गलत फायदा उठाए उस पोजीशन का,
तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अनड्यू इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स, फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स आर इन द पोजिशन टू इन्फ्लुएंस योर डिसीजंस। योर पेरेंट्स आर इन द पोजिशन टू इन्फ्लुएंस योर डिसीजन। यस और नो? अब मान लो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए एक मस्त लड़की पसंद की, उनकी नजरों में अच्छी थी, तुमको थोड़ा सा आगे पीछे लग रहा था मैटर, पर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कन्विंस किया और उस लड़की से तुम्हारी शादी करवा दी। क्या यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस काम करेगा? अबे पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है ना। शादी कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है ना, ठीक है, बट इट इज लाइक अनड्यू इन्फ्लुएंस ओनली। तुम्हारा टीचर, योर टीचर इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट योर डिसीजन मेकिंग। अब मान लो कि मैंने इस चीज का गलत फायदा उठाया, तुम्हें रस्ते का माल सस्ते में पकड़ा दिया, तुमको बेवकूफ बना दिया, कोई चीज कोई प्रोडक्ट गलत दे करके, वहां पे तुमने वो डिसीजन लिया, क्यों? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, क्यों? बिकॉज यू हैव रिलाइड ऑन मी। तो तुमने मेरे इन्फ्लुएंस में आकर के डिसीजन लिया ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस। बस में मैंने क्या, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू रखो, बहुत डिटेल में हम लोग आगे और पढ़ने वाले इसको। फिर नेक्स्ट है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन देना, विद एन इंटेंशन टू चीट समवन, विद एन इंटेंशन टू चीट सम। मैं बोलता हूं कि ये जो फोन है ना, ये बिल गेट्स ने ये फोन यूज किया था, बिल गेट्स से ये फोन मुझे मिला, मेरे से अभी ये फोन तुमको मिल रहा है। झूठ बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्यों कर रहा हूं ऐसा? ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा तुमसे निकलवा सकूं। फ्रॉड है। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? वॉइडेबल। ये 4 केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है। पहला कोर्शन, दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा फ्रॉड, चौथा मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? मिसरिप्रेजेंटिंग द फैक्ट, मिसरिप्रेजेंटिंग द फैक्ट ऑफ द केस। इज इट क्लियर? ओके, आई होप कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग बच्चों को बिल्कुल क्लियर है। ऑनलाइन वाले बच्चे चीजें समझ में आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चों तो रिप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट फिर इसके बाद तुमको डिफरेंस दिया हुआ है किसके बीच में? वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तुम मुझे बताओ, वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़े हो तुम लोग? वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होता है? एनी एग्रीमेंट इन विच एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज मिसिंग। बहुत सरल शब्दों में अगर डिफाइन करो ना, वॉइड एग्रीमेंट का मतलब ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसमें क्या मिसिंग है? ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, एग्रीमेंट विद अ माइनर इज अ वॉइड एग्रीमेंट। क्यों ऐसा? एग्रीमेंट विद अ माइनर इज अ वॉइड एग्रीमेंट, क्यों ऐसा? क्योंकि भाई माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, एसेंशियल एलिमेंट इज मिसिंग। बात समझ में आ रही है क्या? तो वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों को देखो कैसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं। वॉइड एग्रीमेंट तो शुरू से ही बेकार है, किसी काम का नहीं है, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता था, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है। कौन? वॉइड एग्रीमेंट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड है जब तक एग्रीड पार्टी कोई भी एक्शन ना ले। समझ में आ रहा है क्या? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड जब तक को क्या बोला तूने? अराइव नहीं बेटा, अग्रीव्ड। बोल बोल, मम्मी कसम तुझे सही बोलना पड़ेगा, बोल। एग्रीव्ड पार्टी, बोल एग्रीव्ड। ऐसे बोलते दुखी, दुखी आदमी, दुखी आत्मा, हाँ दुखी आत्मा, वेरी गुड। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है until and unless, until and unless it is repudiated or cancelled by the aggrieved party. Is it clear? Okay. Possible है क्या? It will never be possible. Voidable contract के लिए क्या रहेगा? Enforceable रह सकता है अगर एग्री पार्टी कोई भी एक्शन ना ले। Is it clear? Next, void agreement को कोई इम्पैक्ट नहीं है इवन
ऑन एक्सपायरी ऑफ अ रीजनेबल टाइम इट कैन नेवर बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अभी अपन ने बताया कि अगर विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम एग्रीव पार्टी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो क्या बन जाएगा, वो वैलिड बन जाएगा। अगर if within a reasonable period of time, if within a reasonable period of time aggrieved party do not initiate any kind of action, aggrieved party do not initiate any kind of action, ठीक है, तो voidable contract क्या बन जाएगा, वैलिड बन जाएगा। एग्जाम्पल दिया था ना, वो फोन को मस्त यूज किया 6 महीने तक, फिर बाद में आकर के बोलता है कि सर आपने तो बेवकूफ बनाया। मैंने बेवकूफ बनाया होगा मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हें 6 महीने पहले आना चाहिए था। You could not have used that particular phone. Is it clear? Okay. Then lapse of reasonable time, ये हो गया एग्जाम्पल, चलो हटा दो। उसके बाद है void agreements में क्या लीगल अवेलेबल होगा। तो void agreements में कोई लीगल रेमेडी नहीं होगा, क्योंकि लॉ क्या मानता है, void agreements को एग्रीमेंट्स ही नहीं मानता। अरे जब मैं तुम्हें इंसान ही नहीं मानूंगा तो तुम्हें इंसानों जैसे ट्रीट करूंगा क्या, वेरी गुड जब मैं तुम्हें इंसान ही नहीं मानूंगा तुम्हें इंसान के जैसे ट्रीट करूंगा, वेरी गुड नहीं। तो भाई जब ऐसे, जब वो कानून जो है, जब वॉइड एग्रीमेंट्स को, बोलो ना, वॉइड एग्रीमेंट्स को एग्रीमेंट्स ही नहीं मान रहा, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मान रहा, तो कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल होगा, नो, वेरी गुड। अच्छा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल है क्या, हाँ सर है ना, अग्रीव पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। आई होप अब बहुत अच्छे से तुमको समझ में आया गया। कोई बेवकूफ बच्चा ही होगा जिसको ये प्रोविजन समझ में नहीं आया होगा अभी, बताओ समझ में आया तुम्हें, वेरी गुड। नेक्स्ट है इलीगल एग्रीमेंट। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा है, ईमानी, आर्यन चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलीगल एग्रीमेंट। अब समझना इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, बहुत सिंपल है, इट इज वेरी इजी, नाम से पता चलता है। इलीगल एग्रीमेंट मतलब ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट क्या हो, इलीगल हो, बात खत्म। इलीगल एग्रीमेंट का मतलब ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्टिव, हुज ऑब्जेक्टिव इज इलीगल, हुज ऑब्जेक्टिव इज इलीगल। ऑब्जेक्टिव इज इलीगल का मतलब ऐसे चीजों को लॉ अलाउ नहीं करता। मान लो कि मैंने एग्रीमेंट किया अनुराग के साथ कि अगर वो क्या करे, ये जो लड़का है ना वरदान, ये मुझे बहुत परेशान करता है, ये मुझे दिन में 10 बार कॉल करता है ना, ये मुझे रात को भी कॉल करता है ना वरदान। तो मैं बहुत इरिटेट हो गया इससे, मैंने अनुराग को बोला कि तुम इसका मर्डर कर दोगे तो आई विल पे यू एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, बोलो ना, इलीगल है। तो इलीगल एग्रीमेंट्स कैन नेवर बिकम एनफोर्सेबल बाय लॉ, और ये भी क्या कहलाएंगे, वॉइड एब इनिशियो, मतलब शुरू से ही बेकार। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है, शुरू से ही बेकार। इज इट क्लियर वरदान? अब नहीं करोगे ना कॉल, करोगे? मैं तो करूंगा, मैं तो और इरिटेट करूंगा बोलो अभी चलो नेक्स्ट समझ में आया? तो इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑल्सो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो सर अब हमारे दिमाग में ना एक कंफ्यूजन आ रहा है, क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कोई कंफ्यूजन? दिमाग क्लास में लाओगे तब तो आएगा कंफ्यूजन। सर वॉइड एग्रीमेंट्स भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इलीगल एग्रीमेंट्स भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है सर? अभी तो पढ़ के आए ना, बोलो ना। void agreements are also not enforceable by law, illegal agreements are also not enforceable by law. The question arises whether there is any difference. हाँ, void agreements legal हो सकता है, नहीं तो legal होगा तो enforceable by law हो जाएगा ना। void agreements में जरूरी नहीं कि जो ऑब्जेक्ट हो क्या हो, इलीगल, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट्स में
हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इलीगल ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इलीगल ऑब्जेक्टिव होगा। इन केस ऑफ यहाँ पे बस अभी के लिए इतना डिफरेंस लेकर ही चलो, क्योंकि आगे आगे वापस से आएगा, इसको रिपीट कराऊंगा मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, इलीगल एग्रीमेंट्स में जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है? इलीगल। void agreements, although not enforceable by law, but its objectives need not to be its objectives need not to be an illegal objectives. Is it clear? Okay. उसके बाद है बच्चों अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट। अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो वैसे तो वैलिड है बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टी या ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। नहीं समझ में आ रहा है सर, कोई बात नहीं, पहले एक बार डेफिनेशन पे फोकस करो। अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट मतलब ऐसे एग्रीमेंट्स जो वैसे तो वैलिड है लेकिन छोटे मोटे डिफेक्ट्स की वजह से, ऐसे एग्रीमेंट्स जो वैसे तो वैलिड है बट छोटे मोटे डिफेक्ट्स की वजह से इट कैन नॉट बिकम एनफोर्सेबल। फिर से बोलो तो एक बार, बोलो बोलो बोलो। ऐसे एग्रीमेंट्स जो वैसे तो वैलिड है बट they cannot be enforced due to some technical defects. एग्जाम्पल दूं? ओके, देखो एग्जाम्पल। तुम लोगों ने सुना है पापा से, चाचा से, दादा से, नाना से, मामा से, मौसी से, बुआ से, ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी है हमारे नाम पे। सुना है? हाँ, ये ना, कोई भी प्रॉपर्टी अपन खरीदते हैं तो उसको रजिस्टर कराना पड़ता है ना। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो अपन को रजिस्टर कराना पड़ता है, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है, यस और नो? तो अब मानो एक एग्जाम्पल, एक सिचुएशन जिसमें यह व्यक्ति इस व्यक्ति को ये प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। ठीक है, यह व्यक्ति, दिस पर्सन इज सेलिंग दिस प्रॉपर्टी टू दिस पर्सन, ए इज सेलिंग द प्रॉपर्टी टू बी। ठीक है, तो इनके बीच में ना एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ। सुनना ध्यान से, इनके बीच में एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ। उस एग्रीमेंट को अपन बोलेंगे सेल डीड। क्या बोलेंगे? सेल डीड। सेल डीड एग्जीक्यूट हुआ। ये सेल डीड में ए एग्री कर रहा है बी को प्रॉपर्टी बेचने के लिए। तो लॉ बोलता है कि जब भी कोई सेल डीड एग्जीक्यूट हो इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ या सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक वो कंपल्सरीली रजिस्टर्ड नहीं करा दिया गया हो, या जब तक उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी ना पे कर दिया गया हो। तब समझना, ये जो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है ना, वैसे तो वैलिड है, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, कंसीडरेशन है, फ्री कंसेंट है, ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। वैसे तो ये एग्रीमेंट वैलिड है बट इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। जब तक इसका रजिस्ट्री नहीं हो जाए, इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी ना पे कर दिया जाए। अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स। बात समझ में आ रहा है क्या? ये जो एग्रीमेंट हुआ है सॉरी माइक फट गया ना ये जो एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन ए एंड बी, वैसे तो वैलिड है बट इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। कब तक? हमें क्या पता? जब तक
इसका प्रॉपर रजिस्ट्री ना हो जाए, जब तक इसके ऊपर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी ना पे कर दिया जाए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जब इस स्टेज पे अपन इसको क्या बोलेंगे, जब तक स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं हो गया या रजिस्ट्रेशन नहीं हो गया, इसका रजिस्ट्री नहीं हो गया, तब तक अपन इसको क्या बोलेंगे, अनएनफोर्सेबल अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स। तो अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स का मतलब, फिर से बोलो, जोर से बोलो, ऐसे एग्रीमेंट्स जो वैसे तो वैलिड है बट इट कैन नॉट बी मेड एनफोर्सेबल। क्यों? ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स। इज इट क्लियर? समझ में आया? ये एग्जाम्पल कॉपी करो, अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट हेडिंग डालना, उसके नीचे एग्जाम्पल कॉपी करना, और एग्जाम्पल जब कॉपी करोगे ना तो फैक्ट्स भी लिखना। देखा? अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। कॉपी दिस। हुआ? ओके, तो देखोगे तो जितने भी टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट जितने भी टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद अपन को गिवन है बेटा असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, है ना? असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो व्हाट वुड आई एक्सपेक्ट, आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ टू यू ऑल। आपको क्या करना है, ये जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो एक बार आपको रीड करना रहेगा खुद से। इज इट क्लियर? ऑल दिस एसेंशियल एलिमेंट्स आप लोगों को रीड करना रहेगा। ठीक है, मुझे एक बार फिर से रिपीट करवा दोगे क्या, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स थे? सबसे पहले देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज। दूसरा, parties must have valid capacity to enter into the contract। तीसरा फ्री कंसेंट। चौथा लॉफुल कंसिडरेशन। पांचवा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। छठा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंसेस। सातवां सर्टेनिटी इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आठवां all the legal formalities relating to contract must be carried out, must be complied with। is it clear? तो ये सभी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, नोट्स में आपको गिवन है, आप इसको एक बार रीड करोगे। ठीक है, उसके बाद तुमको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करोगे। ठीक है, अब आगे आ जाता हूं मैं। देखिए, ऑल्दो मैंने तुमको फर्स्ट लेक्चर्स में, सेकंड लेक्चर्स में ये डिस्कस किया हुआ है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए,
ऑफर होना चाहिए ना मेरे भाई। ठीक है, ऑफर के बाद क्या होना चाहिए, बोलना मेरे भाई, एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ तो क्या होगा मेरे भाई, प्रॉमिस बनेगा। यस, प्रॉमिस में क्या ऐड करेगा मेरे भाई, कंसीडरेशन। प्रॉमिस में कंसीडरेशन जोड़ा तो क्या बनेगा मेरे भाई, एग्रीमेंट, है ना। एंड व्हेन द एग्रीमेंट इज enforceable by law, when the agreement is enforceable by law, it will become a contract। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, इतनी बातें तो समझ में आ गई कि ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, प्रॉमिस बनेगा, कंसिडरेशन जोड़ेंगे, एग्रीमेंट बनेगा, और जब वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तब वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन सर अगर ऑफर ही वैलिड नहीं हुआ तो, सर अगर ऑफर ही वैलिड नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा, एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं हुआ तो प्रॉमिस नहीं बनेगा, और जब प्रॉमिस ही नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता। सर मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ। तो देखो अभी अपन क्या पढ़ेंगे मालूम है, अपन पढ़ेंगे लीगल रूल्स टू अ वैलिड ऑफर। मतलब कब कोई ऑफर वैलिड माना जाएगा, क्या पढ़ने वाले अपन, लीगल रूल्स टू अ वैलिड ऑफर। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, कब कोई ऑफर वैलिड माना जाएगा। इज इट क्लियर सबको, देखो देखो ऑफर और प्रपोजल की मैंने आपको क्या लिखा है, ऑफर और प्रपोजल इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ एन एग्रीमेंट। देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व है, ये सब तो अपन को पहले से मालूम है सर। ऑफर में दो पार्टीज इन्वॉल्व होता है, कौन कौन, ऑफरर एंड ऑफरी। ऑफरर कौन था, हु इज मेकिंग द ऑफर, ऑफरी कौन, टू whom the offer is made, to whom the offer is made। चलो देखोगे यहाँ पे, तो बोला ऑफर में दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ऑफरर का एज वेल एज ऑफर का। देखो डेफिनेशन तुमको दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज ए में, डेफिनेशन कहाँ गिवन है, 2 क्लॉज ए, क्या डेफिनेशन है देखो यहाँ पे, अ पर्सन इज सेट टू मेक अ प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर, जब वो दूसरे पर्सन को अपनी बात कहे, हिज विलिंगनेस, when one person signifies to another person his willingness either to do or to abstain from doing something। या तो मैं ऑफर लगा सकता हूं सामने वाले पार्टी को, asking him to do something or preventing him from doing something। या तो मैं उसको कोई काम करने के लिए बोल सकता हूं या उसको कोई काम करने से रोक सकता हूं। ठीक है, या तो मैं उसको कोई काम करने के लिए बोल सकता हूं या कोई काम करने से रोक सकता हूं। इज इट क्लियर, with a view to obtaining the assent of that other or to act or abstinent। मैंने प्रपोजल लगाया with an intention, मैंने प्रपोजल लगाया सामने वाले पार्टी को with an intention, ताकि मैं जान सकूं कि क्या सामने वाला बंदा मेरी बात मानने को रेडी है या नहीं है। बात में आ रहा है क्या, फिर मैंने बताया था ऑफर में दोनों एलिमेंट हो सकता है, ऑफरर में आस्क द ऑफरी टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एब्सटेन का मतलब होता है बच्चों टू प्रिवेंट, रोकना। ऑफरर ऑफर के थ्रू या तो कोई कार्य करने के लिए बोल सकता है या कोई कार्य करने से रोक सकता है। इज इट क्लियर, ओके। फिर आपको गिवन है रूल्स टू अ वैलिड ऑफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला ऑफर देते समय ये सभी रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे।
तभी ऑफर वैलिड होगा, है ना। और अगर ऑफर वैलिड ही नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस वैलिड हो ही नहीं सकता। पहला देखो क्या बोला रूल्स, एन ऑफर मस्ट बी सर्टेन, an offer must be certain. I want to sell this phone for a price between 10,000 to 20,000. ऑफर सर्टेन है क्या? ऑफर सर्टेन है क्या? नो सर। 10,000 में कि 20,000 में, 10,000 में कि 11,000 में, 11,000 में कि 15,000 में, बात समझ में आ रही है क्या? जो प्राइस है वो फिक्स नहीं है। तो देखो पहला लीगल रूल क्या बोलते हैं, एन ऑफर मस्ट बी सर्टेन, क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है? इट मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड। मैंने जो बोला आपने वो सुना, ठीक है। अब तुम समझो, तुम समझते हिंदी हो और मैं बोला चाइनीज में ऑफर वैलिड होगा क्या? नो। एन ऑफर मस्ट बी सर्टेन, क्लियर, डेफिनेट, कंप्लीट एंड फाइनल। ऑफर मस्ट नॉट बी वेग। वेग का मतलब क्या होता है? इट शुड नॉट क्रिएट डाउट इन द माइंड ऑफ, इट शुड नॉट क्रिएट डाउट इन द माइंड ऑफ ऑफरी। फॉर एग्जाम्पल देखना यहाँ पे, वेग का मतलब क्या होता है? मेरे पास ये 3 फोन है ना, मेरे पास ये 3 फोन है। कौन है भाई? हाँ, मान लो कि मेरे पास ये 3 फोन है, मैंने ऑफर लगाया, आई वॉन्ट टू सेल फोन फॉर ₹5,000। तो यहाँ पे ऑफर वैग है। ऑफर पूछेगा ना, ये वाला कि ये वाला, ये वाला कि ये वाला। ऑफर इज वैग, it is creating confusion in the minds of, it is creating confusion in the minds of offeree. Is it clear? Next. तो पहला लीगल रूल क्या था? ऑफर मस्ट बी सर्टेन, क्लियर, डेफिनेट, कंप्लीट एंड फाइनल। इट मस्ट नॉट बी वैग और एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच क्रिएट्स कंफ्यूजन, एनीथिंग विच क्रिएट्स कंफ्यूजन, है ना। होता ना, कभी तुमको मम्मी बोलती है कि तू मेरा बहुत लाडला बेटा है, तू मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, ठीक है, तू इस दुनिया का बेस्ट सन है। और कभी कभी मम्मी बोलती है तू गधा है, तू बेवकूफ है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, हम तो पछता रहे हैं तेरी ऐसी औलाद पैदा करके, बोलते हैं ना। तो दिमाग में साला कंफ्यूजन रहता है ना कि पहली वाली बात माने या दूसरी वाली बात। तो मम्मी को बोलते ना, मम्मी एम्बिगियस बातें मत करो। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। until and unless communication of offer is made, ऑफर वैलिड नहीं होगा। मान लो कि मैं किसी को पसंद करता हूं, मैं उसको ऑफर देना चाहता हूं, विल यू मैरी मी, मैं उसको मन में बोल रहा हूं, मन में बोल रहा हूं उसकी तरफ देख करके, वो स्माइल भी कर देती है, एक्सेप्टेंस माना जाएगा क्या यहाँ पे? नहीं। हो सकता है ना कि वो हमको देख के हंस रही हो, हमारे दिमाग में कंफ्यूजन हो, देख के हंस रही है या हंस के देख रही है। हंसी तो फंसी नहीं होता ना, देख के हंसना और हंस के देखने में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? हंस के देख रहा है कोई तुमको, मतलब तुमको पसंद करता है, देख के हंस रहा है तो हाँ, यू आर अ पीस ऑफ जोक टू हर। इज इट क्लियर? तो क्या बोला? ऑफर मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। इज इट क्लियर? एंड दी ऑफरी मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू रिजेक्ट द सेम। ठीक है, ऑफरी को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, आइदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द सेम। तुम ऐसे मन से नहीं बोल सकते कि अगर तुमने मुंडी, अगर तुमने हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला तो मैं क्या मान लूंगा कि हाँ है, ठीक है। और अगर तुमने ना बोला तो भी मैं क्या मान लूंगा? हाँ है। और तुमने अगर हाँ बोल दिया तब तो हाँ है ही। मेरी बात समझ में आ रहा है? वरदान को जिम में एक लड़की मिली, वरदान उसको बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? लड़की बोलती क्या? वरदान बोलती है कि अगर तुमने ऐसे एक्सप्रेशन दिए तो मैं क्या मानूंगा? हाँ है। इज इट क्लियर? करना मत ऐसा, हाँ, थप्पड़ भी पड़ सकता, चाटा पड़ सकता है तुम में, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मजाक कर रहा हूँ, है ना, डोंट टेक इट पर्सनली, है ना, करना मत ऐसे।
जाकर कैसे जिम में कर दो, फिर बोलो लड़की ने चाटा मार दिया, फिर तुम बोलो किसने, वो लड़की पूछे किसने सिखाया ये सब, तुम बोलो कि जाता हूँ सुबह सुबह 9 बजे क्लास अटेंड करने, टीचर सिखाता हमारा। ठीक है, टीचर का रेपुटेशन हर्ट होगा ना। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखा है ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। अब इसको समझना पड़ेगा, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। नहीं, पहले के 2 पॉइंट्स क्लियर है, थर्ड पॉइंट देखो क्या बोला, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। सवाल उठा कि ये क्या होता है इनविटेशन टू ऑफर। देखो नाम से पता चलता है, इनविटेशन दे रहे हैं, इनविटेशन देना कि हमारा ऑफर सुन लो। फिर से बोलो एक बार, इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या, इनविटेशन देना कि हमारा ऑफर सुन लो। एग्जाम्पल दो तुमको, मान लो कि तुम किसी मॉल में जाते हो, लिखा है उसके ऊपर, किसी गारमेंट शॉप के बाहर लगा है स्टिकर बड़ा सा, उसमें लिखा है बाय 1 गेट 4 फ्री। हाँ होता है ना, एक खरीदो 4 मिलेगा फ्री। अरे बाय 1 गेट 4, बाय 1 गेट 3, तो जो 1 होगा उसी का प्राइस होता है ना 8,000 रुपए। बन गए पागल। बाय 1 गेट 4, ऐसा भी होता है बाय 1 गेट 4, एक खरीदोगे तो 4 मिलेगा, मतलब 3 फ्री आ रहा है। तुम दुकान में घुसे, तुम बोलते दुकान वाले भैया, बोलता हाँ बोलो, तो बोलते हो कि जो फ्री वाला जो प्रोडक्ट है ना वो हमको दे दो। दे देगा क्या? दे देगा? बोले पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं बेवकूफ। अब तो समझना, वो ऑफर अवेल करने के लिए पहले तुमको उसका इनविटेशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, 3 फ्री पाने के लिए एक खरीदना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो फिर से, बोलो, हमें 3 फ्री पाने के लिए, बोलो ऐसे, एक खरीदना पड़ेगा। ये इनविटेशन टू ऑफर है। देखो क्या होता है, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, उसमें जोड़ दिया कंसीडरेशन, तो बन गया क्या, एग्रीमेंट। ऐसे था भाई, ऑफर के भी पहले हो सकता है इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर के पहले क्या होगा, इनविटेशन टू ऑफर। फ्लैट 50% ऑफ, ये इनविटेशन टू ऑफर है भाई। फ्लैट 50% ऑफ का जो ऑफर है ना, वो लेने के लिए तुम्हें पहले वो प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रहा है क्या? इनविटेशन टू ऑफर का क्या मतलब, क्या होता है समझना। इनविटेशन टू ऑफर इज अ प्रायर स्टेज ऑफ मेकिंग एन ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर जब एक्सेप्ट होता है ना, तब वो ऑफर बनता है। इनविटेशन टू ऑफर जब एक्सेप्ट होगा, then it will become an offer, and when the offer is accepted it becomes a promise। बात समझ में आ रही क्या? डिफरेंस क्लियर है दोनों में, इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर। इनविटेशन मतलब, देखो तुम समझना फिर से, मान लो एक और एग्जांपल देता हूं, तुमने यहाँ पे, अच्छा अच्छा चलो एक बड़े एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि तुम अपने इंस्टीट्यूट के बिल्डिंग के इधर से निकले, है ना, इस रोड से तुम निकले, बाहर वाले रोड से, वहां पे तुमने देखा इंस्टीट्यूट का ना बहुत बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है। एक ही, अभी तो एक ही होर्डिंग लगा हुआ है, बट इन जनरल पूरा ये पैक रहता है होर्डिंग से। एक होर्डिंग लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है नॉलेज अकेडमी, फिर 3-4 लोगों की फोटोज है, ठीक है, और फिर लिखा हुआ है वहां पे फॉर एडमिशन इन CA, CMA, ACCA 11th एंड 12th, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यस और नो? यस सर। अब तुम समझो कि वो होर्डिंग देख करके तुम मेरे ऑफिस में आए, होर्डिंग देख करके ऑफिस में आए, ऑफिस में आए तो मैंने, तुमने इंक्वायरी किया, तुमने इंक्वायरी किया तो मैंने तुम्हें यहाँ का प्रोस्पेक्टस दिया, मैंने तुम्हें नॉलेज एकेडमी का प्रोस्पेक्टस दिया। वो जो नॉलेज एकेडमी का प्रोस्पेक्टस है, नॉलेज एकेडमी का जो प्रोस्पेक्टस है, वो इनविटेशन टू ऑफर है। प्रोस्पेक्टस मैंने तुमको दिया, प्रोस्पेक्टस के साथ एक एडमिशन फॉर्म भी है।
प्रोस्पेक्टस के साथ एक एडमिशन फॉर्म भी है। तुमने प्रोस्पेक्टस लिया, इनविटेशन टू ऑफर, तुमने एडमिशन फॉर्म भरा, ऑफर। बात समझ में आ रही क्या? इनविटेशन फॉर्म भरा, इट मींस यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। इज इट क्लियर? चलो इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन अपन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में। अभी हम लोग कहाँ पे थे? ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर के ऊपर और भी डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना समझोगे। इनविटेशन टू ऑफर इज अ प्रायर स्टेज टू मेकिंग एन ऑफर। व्हेन द इनविटेशन टू ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स एन ऑफर, एंड व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। ठीक है, चलो इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। दैट विल बी ऑन मंडे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।